हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 12 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आराम से समझते हैं, इसका फॉर्मेट रेडी करते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो बी वेरी केयरफुल क्योंकि इसमें हम कुछ नया कंसेप्ट पढ़ने वाले, तो ध्यान से समझो, स्टार्ट टू एंड पूरा वीडियो देखो, बीच में कुछ स्किप करने की जरूरत नहीं है। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके हिसाब से हम फॉर्मेट बनाते हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत में फर्स्ट लाइन पर उन्होंने कहा है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 उन्होंने आपको दिया हुआ है, राइट। किसके लिए दिया हुआ है? उन्होंने दिया है धनंजय लाइब्रेरी मुंबई के लिए। तो इनका ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2020। तो उन्होंने आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है एंड उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई, बट हमें बनाना क्या है? उन्होंने पूछा क्या है कि बनाओ क्या, ड्रॉ क्या करना है, या हमें सम सॉल्व करने के लिए क्या बनाना है। तो उन्होंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे पहले लाइन पर दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है एंड बैलेंस शीट भी बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी कि 1920 इज आवर करंट ईयर, है कि नहीं। 2019 को हमारा ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल को एंड अभी 31 मार्च 2020 को हमारा ईयर एंड हो रहा है। तो 1920 इज आवर करंट ईयर। तो हम फॉर्मेट भी ईयर एंड 31 मार्च 2020 के लिए बनाएंगे, राइट। फॉर्मेट पे क्या क्या बनाएंगे? तो हम फॉर्मेट में पहले बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड फिर नीचे बनाएंगे हम बैलेंस शीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर एज यूजुअल टाइटल दे दो, इन द बुक्स ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड अगले पेज पर बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट को डेट लिखो 31 मार्च 2020, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। तो सबका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रेडी हो गया, सबका बैलेंस शीट रेडी हो गया। अब हमारा अगला काम क्या है? अब हम एडजस्टमेंट्स को पढ़ेंगे, दी हुए एडजस्टमेंट्स के लिए नेसेसरी टिक मार्क्स करेंगे। इज इट क्लियर? तो अब मैं क्या करता हूँ, एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट पे जहाँ जरूरी है वहाँ पर टिक मार्क करता हूँ, या उल्टा भी हो सकता है, देखते क्या करना है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1, पहली एडजस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 यानी कि पिछले साल का एंड, है कि नहीं। अभी 31 मार्च 2020 चल रहा है, तो 31 मार्च 2019 यानी कि लास्ट ईयर के एंड में, यानी कि नथिंग बट इस साल के शुरुआत में वो कह रहे हैं कि ऑन 31 मार्च 2019 द लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग एसेट्स, बुक्स 50,000, फर्नीचर 6,500 एंड मशीनरी 30,000। तो वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास पिछले साल के एंड में ऑलरेडी बुक्स, फर्नीचर एंड मशीनरी बाकी बची थी, राइट। नथिंग बट ये पिछले साल के बचे हुए आइटम है, उन्हें हम पिछले साल से इस साल कैरी करेंगे। जब हम सम सॉल्व करेंगे तो हम इसी के साथ शुरुआत करेंगे। अभी के लिए करना क्या है? तो अभी के लिए हम क्रॉस चेक करेंगे कि हमारे पास पिछले साल तो बुक्स थे, फर्नीचर थे, मशीनरी थे, करेक्ट है, बट क्या हमने इस साल उसमें से कुछ फर्नीचर बेचा है, या कोई फर्नीचर खरीदा है, क्या कोई बुक्स बेचा है, या कोई मशीनरी खरीदा है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट में आई हैव टू चेक कि इज देयर एनी एंट्री रिगार्डिंग बुक्स, मशीनरी या फर्नीचर ऑन बोथ द साइड। रिसिप्ट्स पे भी चेक करो एंड पेमेंट पे भी चेक करो। अगर मैं रिसिप्ट्स में देखूंगा तो रिसिप्ट्स में ना ही बुक्स की एंट्री दिख रही है, ना ही मशीनरी की एंट्री दिख रही है, ना ही मुझे फर्नीचर की एंट्री दिख रही है। बट अगर मैं पेमेंट साइड में चेक करूंगा तो फर्नीचर की एंट्री नहीं दिख रही है, मशीनरी की एंट्री नहीं दिख रही है, बट पेमेंट में बुक्स की एंट्री दिख रही है। नीचे से तीसरा आइटम दिया उन्होंने, है कि नहीं। तो क्या दिया उन्होंने? बाय बुक्स। कितने की बुक्स दी उन्होंने? 5,000 एंड एडजस्टमेंट में बुक्स दिए है 50,000 के, है कि नहीं। एडजस्टमेंट में पिछले साल की बुक्स 50,000 है और यहाँ पर पेमेंट साइड में 5,000 के बुक्स है। तो व्हाट डज दिस मीन? तो इसका मतलब है हमारे पास पिछले साल 50,000 के बुक्स है और इस साल हमने 5,000 के नए बुक्स खरीदे। पेमेंट इस साल का 31 मार्च 2020 का पेमेंट है, तो इस साल हमने 5,000 रुपये दे के 5,000 रुपये के नए बुक्स खरीदे। तो इन बुक्स का करना क्या है? तो ये जो पेमेंट साइड के बुक्स है मैं इन्हें ऐड करूंगा पिछले साल के बुक्स में। जो मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बैलेंस शीट में पहले 50,000 के बुक्स लिखूंगा पिछले साल के और इस साल के बुक्स में उसमें ऐड करूंगा। अभी नहीं, जब हम सम सॉल्व करेंगे तब। तो अभी करना क्या है? तो इन नए बुक्स के लिए पुराने बुक्स पे एक टिक मार्क दे दो, यानी कि एडजस्टमेंट में जो बुक्स दिए पुट अ टिक मार्क ऑन 50,000, राइट। तो एडजस्टमेंट वाले बुक्स पे एक टिक मार्क करो, 50,000 पे टिक मार्क कर लिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार क्रॉस चेक करो कि फर्नीचर, मशीनरी की कोई एंट्री तो नहीं दिख रही है ना रिसिप्ट्स में कोई एंट्री है, ना पेमेंट में कोई एंट्री है। पेमेंट में केवल बुक्स की एंट्री है, इसलिए मैंने पुराने बुक्स पे, नए बुक्स के लिए पुराने बुक्स पे एक टिक मार्क दे दिया, नथिंग एल्स। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट 2 पर चलते हैं। एडजस्टमेंट 2 वो क्या कह रहे हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू ₹500। आपको 500 रुपये सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है, राइट। तो इसके लिए सिंपली मैं क्या करूंगा? रिसिप्ट साइड में जो सब्सक्रिप्शन दिख रहा है पुट अ टिक मार्क ऑन सब्सक्रिप्शन। सिंपल एडजस्टमेंट है।
चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 पर। थर्ड एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी 1300 एंड रेंट 950। अगेन सिंपल एडजस्टमेंट, पेमेंट साइड में सबको सैलरी दिख रहा है, पुट अ टिक मार्क ऑन सैलरी, रेंट दिख रहा है, पुट अ टिक मार्क ऑन रेंट, तो एक टिक मार्क सैलरी पर, एक टिक मार्क रेंट पर। आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4, 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। फिर से वही कैपिटलाइज वाली एडजस्टमेंट आ गई। तो किसे कैपिटलाइज करना है? एडमिशन फीस को। बट क्या सारे एडमिशन फीस को कैपिटलाइज करना है? आंसर इज नो, सिर्फ 50% एडमिशन फीस को कैपिटलाइज करना है। तो एडमिशन फीस कहाँ पर है? रिसिप्ट साइड पे। तो अभी के लिए सिर्फ एक टिक मार्क देके रखो और कुछ करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर चलते हैं। अगली एडजस्टमेंट क्या कह रहे हैं वो, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम। फर्नीचर को 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएट करो। तो वेयर इज माई फर्नीचर? तो माई फर्नीचर इज इन द फर्स्ट एडजस्टमेंट, है कि नहीं? पहले एडजस्टमेंट में सबको फर्नीचर दिख रहा है क्या? तो पुट अ टिक मार्क ऑन फर्नीचर। जो फर्स्ट एडजस्टमेंट में फर्नीचर है, जो मेरे पास पिछले साल का बचा हुआ फर्नीचर है कि नहीं, ओपनिंग फर्नीचर है, तो उस ओपनिंग फर्नीचर पे मैं एक टिक मार्क दूंगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट में फर्नीचर नहीं है, अगर होता भी तो भी मैं ओपनिंग फर्नीचर पे ही टिक मार्क देता डेप्रिसिएशन के लिए। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6, लाइब्रेरी बुक्स वेर परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम। तो वो कह रहे हैं कि जो पेमेंट में हमें बुक्स दिख रहे हैं, ये जो लाइब्रेरी बुक्स है, ये हमने 1 अप्रैल 2019 को यानी कि एग्जैक्टली इस साल के शुरुआत में खरीदे। अभी हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020, है कि नहीं? ऊपर दिया फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020, यानी कि हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2019 को। तो ये जो पेमेंट में हमें बुक्स दिख रहे हैं 5000 के, ये हमने इसी साल के शुरुआत में खरीदे थे, है कि नहीं, 1 अप्रैल 2019 को। तो करना क्या है, तो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया कि ये बुक्स हमारे पुराने बुक्स एडजस्टमेंट 1 वाले बुक्स में जाएंगे, तो ये बुक्स वहाँ पर ऐड होंगे एंड फिर दोनों बुक्स पर मिला के मुझे 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मतलब 5000 के बुक्स मैंने अभी खरीदे, 50,000 के बुक्स मेरे पास पहले से थे, तो टोटल मेरे पास 55,000 के बुक्स बन जाएंगे, है कि नहीं? अब इस 55,000 के बुक्स पे मुझे साल के एंड में डेप्रिसिएशन देना है कितना? 10%। तो उसके लिए मैं बुक्स पे और एक टिक मार्क दूंगा। तो बुक्स पे टोटल 2 टिक मार्क हो जाएंगे, एक मैंने परचेस किया उसके लिए एंड एक डेप्रिसिएशन उन्होंने कहा है उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 7, वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट वेर परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड दे कैरी अ इंटरेस्ट एट 20% पर एनम। व्हाट डज दिस मीन? तो वो कह रहे हैं कि जो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदे, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट? पेमेंट में हमने दिख रहा है क्या इन्वेस्टमेंट सबको, राइट? ऊपर से थर्ड आइटम, कितने के इन्वेस्टमेंट खरीदे हमने? 6000। तो वो कह रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट भी आपने 1 अप्रैल 2019 यानी कि एग्जैक्टली इस साल के शुरुआत में खरीदे। मतलब इन्वेस्टमेंट खरीद के पूरा 1 साल हो गया है पर एनम, यानी कि पूरा एक एनम हो चुका है। तो इस इन्वेस्टमेंट पर आपको 20% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो अगर मैं रफली कैलकुलेट करूंगा तो मेरे 6000 के इन्वेस्टमेंट है, 20% के हिसाब से 1200 इस पर मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, है कि नहीं? तो अगर ये इंटरेस्ट मिला है तो वेरी गुड, नहीं मिला है तो हमें इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो रिसिप्ट साइड में चेक करो कि क्या हमें इन इन्वेस्टमेंट पर कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है क्या। तो मुझे रिसिप्ट साइड पर लास्ट आइटम दिख रहा है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900। मैंने अभी कैलकुलेट किया 6000 का 20% 1200 इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है केवल 900। तो इसका मतलब 300 रुपीज़ का इंटरेस्ट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। 300 रुपया इंटरेस्ट आना बाकी है। कैसे कैलकुलेट हुआ? तो उन्होंने एडजस्टमेंट नंबर 7 में आपको कहा है कि 6000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट मैंने 1 अप्रैल 2019 को परचेस किए, जिस पर 20% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो 6000 का 20% हुआ 1200, यस और नो? 6000 इंटू 20/100 इज 1200, मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट पे 1200 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बट मैं रिसिप्ट्स में देख रहा हूँ तो केवल यहाँ पर 900 रुपये की एंट्री दिख रही है, मिलना चाहिए 1200, मिल रहा है केवल 900, यानी कि 300 रुपीज़ का इंटरेस्ट अभी भी आना बाकी है। तो इसके लिए मैं पहले एक इंटरेस्ट पे टिक मार्क करूंगा और एक इन्वेस्टमेंट पे टिक मार्क करूंगा। दैट्स इट फॉर नाउ। तो अभी के लिए मैं बस इन दोनों पे एक एक टिक मार्क करूंगा एंड जब मैं सम सॉल्व करने जाऊंगा या फिर जब मैं एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा तो देखते हैं इस 300 रुपये का करना क्या है। अभी के लिए बस इन दोनों पे एक एक टिक मार्क करो एंड आगे बढ़ो। आगे बढ़ो मतलब क्या है, 7 ही एडजस्टमेंट थी, हमने पढ़ ली, नेसेसरी टिक मार्क्स कर लिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम सम को सॉल्व करेंगे, राइट? लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है दैट वी हैव टू कंसिडर। मैंने इससे पहले हमने जितने भी सम सॉल्व किए, मैंने आपको 2-3 बार रिपीट किया था कि जब भी आपको एज अ आंसर बैलेंस शीट बनाना है, राइट? हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो जब भी हमें बैलेंस शीट बनाना होगा तो हमारे पास क्वेश्चन में एक आइटम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैपिटल फंड। तो क्वेश्चन हमने स्टार्ट टू एंड पढ़ा, क्या कहीं पर हमें पिछले साल का बचा हुआ कैपिटल फंड या इस साल की शुरुआत वाला कैपिटल फंड कहीं पर दिया है क्या? द आंसर इज नो। तो अगर हमारे पास कैपिटल फंड नहीं है तो क्या करना है? तो हमें पहले कैपिटल फंड को फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा? तो उसके लिए मैं और एक
फॉर्मेट रेडी करूंगा, पिछले साल की बैलेंस शीट बनाऊंगा। तो ये अभी मैंने बनाई है, ये करंट ईयर बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। उसी के नीचे मैं और एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ जिसे मैं कह रहा हूँ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। दिस बैलेंस शीट इज माई वर्किंग टू फाइंड लास्ट ईयर्स कैपिटल या टू फाइंड सिंपली कैपिटल फंड, राइट। तो मैं फॉर्मेट में और एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ, बट ये बैलेंस शीट इस साल की नहीं है, बैलेंस शीट पिछले साल की है, राइट। तो जब मैं सम सॉल्व करूंगा तो पिछले साल के आइटम्स भी मुझे कंसिडर करने पड़ेंगे। अगर आपको याद है तो मैंने आपको कहा था कि इफ एनीथिंग इज ऑफ प्रीवियस ईयर उसे इग्नोर करो, राइट, एंड आगे बढ़ो। इस बार ऐसा नहीं होगा। इफ आइटम इज ऑफ प्रीवियस ईयर, आई नीड दैट आइटम, आई कैरी दैट आइटम टू द प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? तो हम एज अ वर्किंग पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहे हैं, राइट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो ये हमारा वर्किंग होगा टू फाइंड आवर कैपिटल फंड। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बैलेंस शीट में करना क्या है, सम सॉल्व करते वक्त ही हम इसे भी बनाएंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, राइट। जब हम सम सॉल्व करेंगे नॉर्मल, जब हमारा रेगुलर पोस्टिंग होगा, उसी रेगुलर पोस्टिंग के वक्त अगर हमें पिछले साल का कोई आइटम मिलता है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो जितने भी पिछले साल के आइटम्स होंगे वो हम इस बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमारे लिए क्या करना है, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके आइटम्स को पोस्ट करते हैं। नॉर्मली हम रिसिप्ट एंड पेमेंट से शुरुआत करते हैं, बट मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास पिछले साल के कोई आइटम्स बचे तो सम की शुरुआत उससे करो। तो पिछले साल हमारे पास क्या क्या बचा वो आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 में पता है कि वो कह रहे कि 1 अप्रैल या 31 मार्च 2019 को आपके पास बुक्स 50,000, फर्नीचर 6,500 एंड मशीनरी 30,000 की थी। तो आई स्टार्ट माई सम सॉल्विंग फ्रॉम हियर ओनली। तो मैं क्या करूंगा, इन आइटम्स को उठाऊंगा और इस साल के बैलेंस शीट में, जैसे हमने लास्ट सम में भी किया था, उससे पहले वाले सम में भी किया था, कि पिछले साल के आइटम्स को उठा के मैं इस साल के बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ। तो मैं वही कर रहा हूँ, पिछले साल के आइटम्स उठा रहा हूँ एंड बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ। मेरे पास क्या है, बुक्स, तो बुक्स इज माई एसेट, तो एसेट्स में मैं लिखूंगा बुक्स, 2 टिक मार्क है, इनर कॉलम में 50,000। प्लस मेरे पास पिछले साल था फर्नीचर, फर्नीचर इज ऑल्सो माई एसेट्स, उसे भी मैं उठाऊंगा, एसेट्स में लिखूंगा, इनर कॉलम में 6,500, लीव 1 लाइन, पुट एरो। एंड तीसरा मेरे पास पिछले साल था मशीनरी, तो मशीनरी को भी मैं उठाऊंगा एंड एसेट्स में लिखूंगा मशीनरी 30,000। यहां तक हो गया। तो पिछले साल के बचे हुए एसेट्स को मैंने इस साल के एसेट्स में कैरी फॉरवर्ड किया, पिछले साल से इस साल में लेके आ रहा हूं। अब यहां पर एक और पॉइंट है कि मैं पिछले साल की बैलेंस शीट भी बना रहा हूं, है कि नहीं। तो मैं इन एसेट्स को पिछले साल के बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि इस बार मैं पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहा हूं और ये सारे एसेट्स पिछले साल के यानी कि 31 मार्च 2019 के ही है। तो मैं इनको फिर से उठाऊंगा और पिछले साल के एसेट्स में भी कैरी करूंगा या पिछले साल के एसेट्स में भी लिखूंगा बुक्स 50,000। बट अभी मैं लिखते वक्त आउटर कॉलम में लिख रहा हूं, क्योंकि जो एडजस्टमेंट है वो इस साल है। तो इस साल के बैलेंस शीट में लिखते वक्त मैंने इनर कॉलम में लिखा, पिछले साल के बैलेंस शीट में लिखते वक्त डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखो। इस साल के बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिखो, पिछले साल के बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में लिखो। करंट ईयर बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। करंट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020, पिछला साल एंड हो रहा है 31 मार्च 2019, राइट। तो ये पिछले साल की बैलेंस शीट, इसे मैं कहूंगा पिछले साल की बैलेंस शीट, इसे मैं कहूंगा करंट ईयर की बैलेंस शीट। अब जो एडजस्टमेंट 1 है उसमें 31 मार्च 2019 यानी कि पिछले साल के एसेट्स दिए थे, तो सबसे पहले मैंने उनको उठाया, इस साल के एसेट्स में इनर कॉलम में लिखा, राइट, क्योंकि टिक मार्क है तो एडजस्टमेंट इस साल की है, इसलिए इस साल के बैलेंस शीट में लिखते वक्त मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। बट उन्हीं एसेट्स को जब मैं पिछले साल के बैलेंस शीट में लिखूंगा तो मैं इनर कॉलम में नहीं लिखूंगा, उन्हें मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखूंगा। तो बुक्स को उठाऊंगा, आउटर कॉलम में लिखूंगा 50,000, फर्नीचर को उठाऊंगा, आउटर कॉलम में लिखूंगा 6,500, मशीनरी को उठाऊंगा, आउटर कॉलम में लिखूंगा 30,000। एज सिंपल एज दैट। तो जो पिछले साल के आइटम थे, जो पिछले साल से हम इस साल आगे लेके आए थे, वो मैंने इस साल के एसेट्स में भी लिखा, वो हम करते ही है, वही मैंने किया। मैंने एडिशनल क्या किया, उन्हीं एसेट्स को इस साल के एसेट्स में भी लिखा, बट मैंने डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट मुझे इस साल सॉल्व करनी है। इज इट क्लियर टिल हियर? अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम हमारे रेगुलर रिसिप्ट एंड पेमेंट में चलते हैं एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट के एक एक आइटम्स को उठाते हैं और हमारे दिए हुए फॉर्मेट में पोस्ट करते हैं। तो रिसिप्ट्स का पहला आइटम हमें दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अगर आपको याद है तो इससे पहले वाले हर एक समय मैंने कहा था बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि ये पिछले साल का आइटम है, इग्नोर इट। बट इस बार हम पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो ये पिछले साल का आइटम हम पिछले साल के बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन नथिंग बट पिछले साल का बचा हुआ क्या है जो हम आगे लेके आ रहे हैं। पिछले साल का ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये इस साल का ओपनिंग बैलेंस है। पिछले साल हमारे पास 5,000 रुपये कैश बची थी, वो कैरी करके मैं इस साल के रिसिप्ट्स में लेके आया एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज नथिंग बट पिछले साल का बचा हुआ कैश इन हैंड, है कि नहीं। तो मैं उनको उठाऊंगा और इस साल के
पिछले साल के एसेट्स में लिखूंगा कैश इन हैंड 5000। बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि आपके पास पिछले साल इतनी कैश बची थी वो मैंने उठाई और पिछले साल के एसेट्स में मैंने लिखा कैश इन हैंड 5000। एज सिंपल एज दैट, राइट। बस एक ही इफेक्ट देना और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर ये पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं होती तो मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन को इग्नोर करता, बट मैं इस बार पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहा हूं टू फाइंड कैपिटल फंड, इसलिए मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन को उठाया एंड पिछले साल के एसेट्स में लिखा। एज सिंपल एज दैट। इज इट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद अगला आइटम। अब अगले आइटम सिंपल जो रिपीटेड आइटम है वही है, तो हम इसे फटाफट पोस्ट करते हैं। पहला आइटम है एडमिशन फीस। तो एडमिशन फीस रिसिप्ट्स में यानी कि एडमिशन फीस मुझे मिल रहा है इज माई इनकम, तो मैं इनकम में लिखूंगा बाय एडमिशन फीस इन अ कॉलम में 4500। एडमिशन फीस के बाद सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो माई इनकम, है कि नहीं, तो इनकम में मैं लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में 20,000, लीव वन लाइन पुट एरो। सब्सक्रिप्शन के बाद अगला आइटम इज लेक्चर हॉल हायरिंग चार्जेस। अब ये लेक्चर हॉल हायरिंग चार्जेस उन्होंने दिया ऑन द रिसिप्ट साइड, मतलब आपको लेक्चर हॉल हायरिंग चार्जेस मिल रहे हैं। आपकी लाइब्रेरी है तो इस लाइब्रेरी का कोई लेक्चर हॉल होगा, वो लेक्चर हॉल आप हायर यानी कि किराए पे किसी को दे रहे हो यूज़ करने के लिए, तो आपको उसका हायर चार्जेस यानी कि किराया मिल रहा है, तो ये आपका इनकम है कि नहीं। रिसिप्ट से आपको पैसा मिल रहा है, हायर चार्जेस आपको मिल रहे हैं, रिसिप्ट्स में दिया हुआ है मतलब आपको मिल रहा है, तो दिस इज नथिंग बट यूर इनकम। ये आपको बार बार मिलेगा, रेंट, किराया, हायर चार्जेस आपको बार बार मिलेंगे, तो इट इज़ रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट इज नथिंग बट इनकम, तो मैं इनकम में लिखूंगा बाय लेक्चर हॉल हायर चार्जेस या बाय हायर चार्जेस लेक्चर हॉल 4200। उसके बाद मिसलेनियस इनकम, नाम में ही है मिसलेनियस इनकम, उठाओ इनकम में लिखो बाय मिसलेनियस इनकम 250। एंड लास्ट आइटम ऑन द रिसिप्ट साइड इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट आर इनकम, तो इनकम में मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम में 900, क्योंकि देयर इज अ टिक मार्क, एक लाइन छोड़ के पुट ऐप। तो यहाँ पर हमारा रिसिप्ट साइड कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं ऑन द पेमेंट साइड का पोस्टिंग। तो पेमेंट का पहला आइटम सैलरी। सैलरी यानी कि व्हाट, खर्चा। खर्चा में कहाँ लिखूंगा, एक्सपेंसेस में टू सैलरी इनर कॉलम 9000। सैलरीज के बाद अगला आइटम है रेंट, तो रेंट भी मेरे लिए खर्चा है, तो खर्च में मैं लिखूंगा टू रेंट इनर कॉलम में 7500। रेंट के बाद अगला आइटम है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट यानी कि मैंने अपने पैसे कहीं पर सेव किए या कहीं पर इन्वेस्ट किए, तो इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यानी कि एसेट्स, तो इन्वेस्टमेंट को मैं लिखूंगा इस साल के एसेट्स में, राइट, पिछले साल के एसेट्स में नहीं है, रिसिप्ट एंड पेमेंट इस साल का है, तो इस साल के एसेट्स में मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम में 6000, लीव वन लाइन पुट एरो। इन्वेस्टमेंट के बाद स्टेशनरी एज यूजुअल खर्चा, तो खर्चे में लिखो टू स्टेशनरी 1350। स्टेशनरी के बाद क्या है अगला आइटम, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। फिर से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज माई खर्चा, तो खर्चे में मैं लिखूंगा टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 850। उसके बाद है बुक्स। अब बुक्स इज माई एसेट्स। अब ये मैं कब खरीद रहा हूँ, ये बुक्स मैं इस साल खरीद रहा हूँ, तो बुक्स इज माई एसेट्स, तो इस साल के एसेट्स में, पिछले साल के एसेट्स में नहीं, इस साल के एसेट्स में मैं बुक्स ऑलरेडी जो इनर कॉलम में लिखे 50,000, उसमें लिखूंगा प्लस परचेस 5000, तो 50,000 प्लस 5000 मेरे बुक्स नीचे बच गए 55,000। उस पर और एक एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में 55,000 मेरे टोटल आ गए। पुराने बुक्स 50,000 प्लस परचेस 5000, टोटल बुक्स हो गए 55,000। बुक्स के बाद अगला आइटम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ब्रैकेट में उन्होंने कहा है 18-19, ब्रैकेट में क्या कहा उन्होंने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 18-19। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने इस साल पे किए हैं, बट ये 18-19 यानी कि पिछले साल के, करंट ईयर इज 19-20 इफ यू रिमेंबर। रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेट क्या है, 31 मार्च 2020, तो करंट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020, यानी कि करंट ईयर इज 19-20। अभी पेमेंट में वो कह रहे हैं कि आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे किए 18-19 के, मतलब 18-19 को ये एक्सपेंसेस आपने पे नहीं किए थे, वो आपने इस साल पे किए, नथिंग बट ये 18-19 का आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, तो ये जाएगा पिछले साल के लायबिलिटी में। तो पिछले साल के लायबिलिटीज में मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500। वाई पिछले साल की लायबिलिटी, क्योंकि इट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 18-19 यानी कि लास्ट ईयर। अगर पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं होती तो मैं इसे नहीं लिखता, मैं इसे इग्नोर करके आगे बढ़ता। इज इट क्लियर? तो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैंने पिछले साल की लायबिलिटी में लिखे एज 500, राइट। तो हम पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहे थे, इसलिए मैंने लिखा अगर पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं बनाते तो इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को मैं कहीं पर रिकॉर्ड नहीं करता, मैं इसे इग्नोर करके आगे बढ़ता। इज इट क्लियर? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 18-19 के बाद अगला आइटम आपको दिया है बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन इज नथिंग बट इस साल के एंड में आपके पास
4650 कैश इन हैंड बची। बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि पिछले साल का कैश वही, बैलेंस कैरेट डाउन यानी कि इस साल के एंड में आपके पास इतनी कैश बची, तो मैं उसे उठाऊंगा एंड इस साल के एसेट्स में लिखूंगा कैश इन हैंड 4650। इज इट क्लियर? यहाँ पर हमारा पेमेंट साइड भी कंप्लीट हुआ, यानी हमने पहले रिसिप्ट साइड का पोस्टिंग किया, फिर पेमेंट साइड का पोस्टिंग किया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं ऑन दी फर्स्ट एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट फिर से वही कही उन्होंने कि द लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग एसेट्स, उनके पास बुक्स, फर्नीचर एंड मशीनरी था। तो इनको हम रिकॉर्ड कर चुके हैं क्या? द आंसर इज यस। हमने पिछले साल के एसेट्स में भी रिकॉर्ड किया, इस साल के भी एसेट्स में रिकॉर्ड किया, तो इसे फिर से हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर 2 जो कि काफ़ी सिंपल है। एडजस्टमेंट 2 इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू 500। तो सब्सक्रिप्शन कहाँ पर है? सब्सक्रिप्शन इज माई इनकम, है कि नहीं? वहाँ पर कितना सब्सक्रिप्शन मैंने लिखा हुआ है? 20,000। अब वो कह रहे हैं 20,000 में से 500 इज एडवांस। एडवांस मतलब मैंने अगले साल का सब्सक्रिप्शन का पैसा अभी ले लिया, तो दिस इज माई एडवांस इनकम। तो मैं सब्सक्रिप्शन से उसे सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्यों सब्ट्रैक्ट? क्योंकि अगले साल का पैसा मैं इस साल ले रहा हूँ, तो ये 500 रुपये इस साल का नहीं है, तो इस साल की इनकम में से मुझे उसे हटाना पड़ेगा। तो इनकम में से कहूँगा माइनस एडवांस 500, तो 20,000 माइनस 500 बाहर बचे 19,500। अब मैंने एडवांस लिया है, तो इफ़ आई टेक एडवांस, एडवांस रिसीव्ड इज माई लायबिलिटी। अगर मैं एडवांस देता हूँ तो एसेट है, अगर मैं एडवांस लेता हूँ तो दैट इज माई लायबिलिटी। दिस इज एडवांस। कौन सा साइड पर है? इनकम है ना, सब्सक्रिप्शन आपका इनकम है, आपने सब्सक्रिप्शन लिया है इन एडवांस। तो इफ़ यू आर टेकिंग एनीथिंग इन एडवांस, एडवांस टेकन इज ऑलवेज आर लायबिलिटी। तो एडवांस टेकन को मैं लिखूंगा लायबिलिटी। कौन से साल के लायबिलिटी में? इस साल के बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, करंट ईयर के लायबिलिटीज में मैं लिखूंगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 500। इज इट क्लियर? तो एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी में लिख लिया 500। आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 3 पर चलते हैं। एडजस्टमेंट 3 में क्या कहा उन्होंने? सिंपल, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1300 एंड रेंट 950। 1300 रुपये सैलरी की आउटस्टैंडिंग है एंड रेंट के 950 आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग यानी कि देना बाकी है, राइट? हमारे रेगुलर एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग को सैलरी में, खर्चे में सबको सैलरी दिख रहा है उसमें ऐड करो, प्लस आउटस्टैंडिंग 1300, तो सैलरी की टोटल बाहर बच जाएगी 10,300। सेम वे रेंट में ऐड करो, प्लस आउटस्टैंडिंग 950, तो रेंट की टोटल बाहर बच जाएगी 8,450। अब ये दोनों आउटस्टैंडिंग यानी कि देना बाकी है, सैलरी देना बाकी है, रेंट देना बाकी है, तो इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा ऑन दी लायबिलिटी। रेंट एंड सैलरी इज आउटस्टैंडिंग यानी कि रेंट देना बाकी है, सैलरी भी देना बाकी है, तो मैं लायबिलिटी में लिखूंगा आउटस्टैंडिंग, उसे अंडरलाइन करके रेंट एंड सैलरी, आउटस्टैंडिंग अंडरलाइन करके सैलरी 1300, रेंट 950, दोनों मिला के 2250 टू दी आउटर कॉलम। तो यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट नंबर 3 भी कंप्लीट हुई। सिंपल एडजस्टमेंट थी, फाइनल अकाउंट से हम यही करते आ रहे हैं, राइट? तो आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट 4 पे चलते हैं। तो एडजस्टमेंट 4 में उन्होंने कहा है 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। वेरी सिंपल, एडमिशन फीस हमने इनकम में लिखा हुआ है, सबको इनकम में दिख रहा है कि एडमिशन फीस 4500, उसमें कहो माइनस कैपिटलाइज 50% या माइनस 50% कैपिटलाइज। तो 4500 का 50% इज 2250, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस कैपिटलाइज 50% 2250, बाहर भी एग्जैक्टली बचेगा 2250। अब जो अमाउंट मैंने बोली है कैपिटलाइज, मैं उसे उठाऊंगा, कैपिटलाइज यानी कि मुझे उसे कैपिटल फंड में ऐड करूंगा। 50% अमाउंट 4500 का आपका एडमिशन फीस था, उसका 50% में उठाऊंगा एंड कैपिटल फंड में ऐड करूंगा। बट इस साल के बैलेंस शीट में डू आई हैव कैपिटल फंड? आंसर इज नो। बाद में मिलेगा, अभी नहीं है, बट बाद में हम उसे फाइंड आउट करके लिख लेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, कैपिटल फंड लिखूंगा, अमाउंट ब्लैंक रखूंगा और उसके नीचे मैं लिखूंगा प्लस एडमिशन फीस, इनर कॉलम में 2250। दैट्स इट, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जो एडमिशन फीस 50% कैपिटलाइज करनी थी, वो मैंने एडमिशन फीस से 50% माइनस किया एंड मैंने कैपिटल फंड में ऐड किया। कैपिटल फंड मेरे पास नहीं है, तो कैपिटल फंड मैंने ब्लैंक रखा, नीचे बस लिखा प्लस एडमिशन फीस, इनर कॉलम में 2250, इतना करके छोड़ दो। आगे देखते करना क्या है। तो यहाँ पर मेरी एडजस्टमेंट नंबर 4 कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं ना एडजस्टमेंट नंबर 5। तो एडजस्टमेंट 5 में उन्होंने कहा है फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम। तो फर्नीचर कहाँ पर है? इस साल के एसेट्स में सबको फर्नीचर दिख रहा है। कितने का फर्नीचर दिख रहा है? तो फर्नीचर मेरे पास है केवल 6500 का, तो उससे माइनस करो, माइनस डेप्रिसिएशन 10% यानी कि 650। तो 6500 माइनस 650, बाहर फर्नीचर बचा 5850 एंड डेप्रिसिएशन का मैं सेकंड इफेक्ट कहाँ दूंगा? एक्सपेंसेस में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 650। इज इट क्लियर? तो मैंने फर्नीचर का सेकंड इफेक्ट, डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट कहाँ दिया? खर्चे में दिया, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 650। तो ये सिंपल एडजस्टमेंट था, फर्नीचर को 10% से डेप्रिसिएट करो, मैंने फर्नीचर से माइनस किया एंड एक्सपेंसेस में लिखा। आगे बढ़ते हैं ऑन एडजस्टमेंट नंबर 6।
लाइब्रेरी बुक्स वेर परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम, राइट। तो लाइब्रेरी बुक्स भी वो कह रहे हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो पेमेंट साइड में लाइब्रेरी बुक्स थे वो हमने इस साल खरीदे हैं साल के शुरुआत में, यानी कि जो इस साल के लाइब्रेरी बुक्स है उन्हें खरीद के भी एग्जैक्टली एक साल हो गया है। तो जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो दोनों बुक्स का मिला के 10% चार्ज करूंगा। यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एसेट्स में देखूंगा तो एसेट साइड में 50,000 पुराने बुक्स है, 5,000 नए बुक्स है। पुराने बुक्स है कोई प्रॉब्लम नहीं, पिछले साल से मतलब उसे खरीद के या उसे यूज़ करके पूरा एक साल हो गया है। प्लस जो 5,000 के नए बुक्स है वो भी हमने 1 अप्रैल 2019 यानी कि साल के शुरुआत में खरीदे हैं, मतलब जो नए बुक्स है उसे खरीद के भी पूरा एक साल हुआ है। मतलब दोनों बुक्स पर पूरे एक साल का मुझे डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर न्यू एंड ओल्ड अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 55,000 के बुक्स पर डायरेक्टली 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगा। तो बुक्स से मैं कहूँगा माइनस डेप्रिसिएशन 10% 5,500, 55,000 माइनस 5,500, बाहर मेरे बुक्स बचेंगे 49,500। इज इट क्लियर? अब इस डेप्रिसिएशन का करना क्या पड़ेगा, फिर से इस डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट जाएगा ऑन द एक्सपेंसेस साइड। ऑलरेडी हमने फर्नीचर का डेप्रिसिएशन लिखा है, अब दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो या दोनों का एंट्रीज अलग अलग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं दोनों का एंट्रीज अलग अलग कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने फर्नीचर का डेप्रिसिएशन लिख लिया, उसके नीचे मैं लिख रहा हूँ फिर से टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 5,500। इज इट क्लियर? तो एक फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हुआ इससे पहले वाला एडजस्टमेंट एंड एक बुक्स का डेप्रिसिएशन हुआ 5,500। दोनों को मैंने डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख लिया। अगर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, दोनों को ऐड इनर कॉलम में लिखो, ऐड करके फिर टोटल बाहर ले सकते हो। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 7 एंड द लास्ट एडजस्टमेंट। वो कह रहे हैं द इन्वेस्टमेंट्स वेर परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड दे कैरी इंटरेस्ट एट 20% पर एनम। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है कहाँ पर थे, इन्वेस्टमेंट हम पेमेंट में दिख रहे थे, इन्वेस्टमेंट अपने एसेट्स में लिखे हैं। कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट्स है हमारे पास, तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट है 6,000 के। वो कह रही है 6,000 की इन्वेस्टमेंट आपने 1 अप्रैल 2019 यानी कि एग्जैक्टली जब ये ईयर स्टार्ट हुआ तो साल की शुरुआत में खरीदे थे। तो 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 यानी कि इन्वेस्टमेंट खरीद के भी एग्जैक्टली एक साल हुआ है, यानी कि इन इन्वेस्टमेंट पर पूरे एक साल का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए। तो अगर फिर से मैं कैलकुलेट करूंगा तो 6,000 की इन्वेस्टमेंट है, उस पर 20% यानी कि 6,000 इंटू 20/100 यानी कि 1,200 शुड बी माई इंटरेस्ट रिसीव्ड। कि नहीं, मुझे 1,200 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बट मैं अगर इनकम में देखता हूँ तो इनकम में मुझे इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट केवल दिख रहा है 900। तो एज पर माई वर्किंग मुझे 1,200 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बट मैं इनकम में देख रहा हूँ तो केवल 900 का ही इंटरेस्ट दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि 300 रुपीज़ का इंटरेस्ट मुझे अभी भी मिलना बाकी है या आना बाकी है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में ऐड करूँगा प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300। तो टोटल इंटरेस्ट की टोटल बाहर हो जाएगी 1,200, राइट। अब ये 300 रुपीज़ इंटरेस्ट मुझे किस पर आना बाकी, इन्वेस्टमेंट। तो इसका सेकंड इफेक्ट मैं एसेट्स में इन्वेस्टमेंट में ऐड करूंगा प्लस इंटरेस्ट अक्रूड 300। इंटरेस्ट अक्रूड यानी कि इंटरेस्ट आना बाकी है 300। तो टोटल इन्वेस्टमेंट बाहर हो जाएंगे 6,300। एज सिंपल एज दैट। ये ऑलरेडी हमने फाइनल अकाउंट्स में किया हुआ एडजस्टमेंट है कि इंटरेस्ट आना बाकी है, तो इन्वेस्टमेंट में ऐड हो गया। एंड ये मेरे लिए इनकम है, बट इनकम में ऑलरेडी मेरे पास 900 रुपये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था। इसका मतलब केवल 300 इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट बाकी है, तो उतना ही मैंने ऐड किया। टोटल इंटरेस्ट एग्जैक्टली 1,200 बाहर बन गया पूरे साल का, राइट। एंड जो सिर्फ 300 आउटस्टैंडिंग है वो मैंने इन्वेस्टमेंट में ऐड किया प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या प्लस इंटरेस्ट अक्रूड 300। टोटल इन्वेस्टमेंट 6,300 आउट ऑफ कॉलम, राइट। आगे बढ़ते हैं तो आगे करना क्या है, तो यहाँ पर हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, उनके सबके हमने डबल इफेक्ट दे दिए। तो हम एक एक करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। नॉर्मल वे में या नॉर्मल केस में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करते हैं, फिर इस साल की बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं। बट इस बार हमारे पास पिछले साल की बैलेंस शीट है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पिछले साल के बैलेंस शीट को क्लोज करूँगा। वो मैंने पिछले साल की बैलेंस शीट क्यों बनाई थी, तो मैंने पिछले साल की बैलेंस शीट बनाई थी टू फाइंड कैपिटल फंड। मैं कैपिटल फंड ढूंढूंगा और फिर मैं रेगुलर सम की तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करूँगा एंड इस साल की बैलेंस शीट को क्लोज करूँगा। तो अब मेरा काम क्या है, मैं पिछले साल की जो एज अ वर्किंग मैंने पिछले साल की बैलेंस शीट बनाई है उसे मैं पहले क्लोज करूँगा। तो क्लोज करूंगा मतलब क्या कि मैं इसे सिंपली बैलेंस करूंगा। तो बैलेंस करने के लिए अगर आप इस बैलेंस शीट में देखोगे
तो देर आर सर्टेन एंट्रीज ऑन द एसेट साइड, 4 एंट्रीज है एंड देर इज 1 एंट्री ऑन द लायबिलिटी साइड। अगर आप देखोगे तो ये बैलेंस शीट टैली नहीं होगी क्योंकि कैपिटल फंड मिसिंग है, तो मैं बैलेंस करूंगा इस बैलेंस शीट को एंड एज अ बैलेंसिंग फिगर मुझे कैपिटल फंड मिलेगा। तो क्या करूंगा, तो मैं पहले एसेट्स की टोटल लेता हूँ। अगर मैं एसेट्स की टोटल ले रहा हूँ तो एसेट्स की टोटल आ रही है 91,500, है कि नहीं। लायबिलिटी साइड में अगर देखोगे तो लायबिलिटी में देयर इज ओनली 1 आइटम, तो इसका टोटल सिर्फ 500 रुपीज़ आ रहा है। तो 91,500 एसेट्स का टोटल है, 500 रुपीज़ लायबिलिटीज़ का टोटल है। तो कौन सी साइड बड़ी आ रही है, 91,500। तो टोटल में मैं दोनों तरफ 91,500 लिखूंगा। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, 91,500 माइनस 500 डिफरेंस इज 91,000, है कि नहीं। तो इस डिफरेंस को मैं कौन सी तरफ लिखूंगा, लायबिलिटी में लिखूंगा एज माई बैलेंसिंग फिगर। लायबिलिटी में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि लायबिलिटी साइड छोटी है, एसेट साइड बड़ी है, तो डिफरेंस मेरा चला गया ऑन द लायबिलिटी। बट डिफरेंस को इस बार मैं फर्स्ट लाइन पर लिखूंगा एंड इस डिफरेंस को मैं कहूंगा कैपिटल फंड। तो जो मेरा कैपिटल फंड मिसिंग था वो मुझे पिछले साल की बैलेंस शीट क्लोज करने पर ऑटोमेटिकली मिल गया। अब इस कैपिटल फंड का क्या करूंगा, मैं इस कैपिटल फंड को उठाऊंगा और इस साल के बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में ऑलरेडी मैंने कैपिटल फंड लिखा हुआ है, उसके सामने 91,000 रुपीज़ इनर कॉलम में लिखूंगा। तो कैपिटल फंड 91,000 इनर कॉलम में लिखा, उसके नीचे मैं ऑलरेडी एडमिशन फीस लिख चुका हूँ 2,250, तो दोनों को ऐड करके मैं टोटल 93,250 नीचे लिखूंगा। तो मैंने क्या किया, पिछले साल का बैलेंस शीट क्लोज किया, कैपिटल फंड फाइंड आउट किया और उसे इस साल के बैलेंस शीट में लिख लिया। तो जो कैपिटल फंड मिसिंग था वो मुझे पिछले साल के बैलेंस शीट को बैलेंस करने पर मिला। उसी कैपिटल फंड को मैंने उठाया और इस साल के बैलेंस शीट लायबिलिटीज़ में लिखा इनर कॉलम में। ऑलरेडी वहाँ पर एडमिशन फीस की एंट्री थी, उसे ऐड करके टोटल मैंने नीचे ले ली। एज सिंपल एज दैट, इसके आगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम रेगुलर जैसे सम सॉल्व करते थे या जैसे रेगुलर हम सम को बैलेंस करते थे वैसे बैलेंस करेंगे। अब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस करूँगा, मुझे सरप्लस या फिर डेफिसिट मिलेगा, उस सरप्लस एंड डेफिसिट को मैं इस साल के कैपिटल फंड में ऐड करूंगा एंड बैलेंस शीट को टैली करूंगा। तो इसके लिए मैं फिर से आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज करो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करो। पिछले साल का बैलेंस शीट ऑलरेडी टैली हो गया तो उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस करो, सरप्लस है या डेफिसिट चेक करो, सरप्लस डेफिसिट को उठाओ एंड इस साल के कैपिटल फंड में ऐड करो। तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, बैलेंस करो। अगर बैलेंस शीट टैली हुई वेरी गुड, नहीं तो वीडियो का अगला पार्ट देखो कि टैली क्यों नहीं हो रही है, राइट। तो वीडियो को पॉज करो। चलो, तो सबने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज किया। अगर क्लोज किया तो सबका सरप्लस आना चाहिए 300। कैसे आ रहा है 300 सरप्लस, देखते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस करने के लिए फिर से वही, इनकम का टोटल आ रहा है 27,400, एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है 27,100। तो 27,400 बड़ा है तो मैं दोनों तरफ 27,400 लिखूंगा। 27,400 माइनस 27,100, माई डिफरेंस इज ओनली 300, जो कि मैं एक्सपेंसेस साइड में लिखूंगा क्योंकि इनकम साइड बड़ी आ रही है। तो एक्सपेंसेस में मैं लिखूंगा टू सरप्लस ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 300। तो यहाँ पर हमें 300 रुपीज़ का सरप्लस मिला। उस सरप्लस को उठाओ एंड इस साल के कैपिटल फंड में ऐड करो, प्लस सरप्लस 300 इन अ कॉलम। तो 93,250 हमारा कैपिटल फंड था, उसमें मैंने 300 सरप्लस ऐड किया, दोनों को ऐड करके टोटल 93,550 सरप्लस की कैपिटल फंड की टोटल आउटर कॉलम में आ गई, राइट। तो हमारा कैपिटल फंड 93,550 बाहर आ गया। अब हमारा बैलेंस शीट शुड गेट टैली। तो अगर मैं एसेट्स की टोटल कर रहा हूँ तो वो 96,300 है, लायबिलिटीज़ की भी टोटल कर रहा हूँ तो वो भी 96,300 है, यानी कि मेरी इस साल की बैलेंस शीट 96,300 पे टैली हो रही है। यानी कि यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 या प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ नया था या काफ़ी कुछ नई एडजस्टमेंट थी या हमने कुछ नई टेक्निक से इस सम को सॉल्व किया। तो यहाँ पर नया क्या था, तो यहाँ पर कैपिटल फंड मिसिंग था, तो इसलिए हमने क्या किया था, जब हमने सम सॉल्व किया तो हमने पिछले साल का बैलेंस शीट एज अ वर्किंग बनाया, कैपिटल फंड फाइंड आउट किया, फिर हमने उस कैपिटल फंड को इस साल के बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट किया एंड फिर हमारी इस साल की बैलेंस शीट टैली हुई। अगर आपके पास कैपिटल फंड ही नहीं होता तो इस साल की बैलेंस शीट टैली ही नहीं होती, तो डिफरेंस आता 91,000 का। तो इसलिए मैंने पिछले साल का बैलेंस शीट बनाया, कैपिटल फंड फाइंड आउट किया, उसे इस साल के लायबिलिटी में लिखा, तब जाके मेरी बैलेंस शीट टैली हुई। इज इट क्लियर। तो इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं होगा इसके बाद वाले, तो हमें पिछले साल की बैलेंस शीट एज अ वर्किंग बना के कैपिटल फंड को फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट हुआ। आपका काम फिर से वही है कि इसे कम से कम 2 से 3 बार फिर से रिवाइज करो एंड प्लस अगले सम के लिए फॉर्मेट रेडी करो। तो कल हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 13 या अनसॉल्व एग्जाम्पल नंबर 13 या प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, यानी कि जो 12th सम था उसी के अगला वाला क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो उसे पढ़ो,
राइट, एंड उसके लिए जो फॉर्मेट चाहिए उसे बना के रेडी रखो। तो कल मिलते हैं, इस सम को फिर से रिवाइज करो, अगले सम का फॉर्मेट रेडी करो। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।